फ्रेंड्स आज का जो वीडियो रहेगा दैट इज इन कंटिन्यूएशन विथ कंपोजिशन स्कीम। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन कि कौन से लोगों को कंपोजिशन स्कीम फॉलो करना चाहिए और कौन से लोगों को कंपोजिशन स्कीम फॉलो नहीं करना चाहिए। अब आज का जो क्वेरी रहेगा वो कंपोजिशन स्कीम के रिलेटेड कौन सी मेन कंडीशन है उसके रिगार्डिंग है। नाउ कंपोजिशन स्कीम अगर आप फॉलो कर रहे हो तो आपको मेन कौन सी कंडीशंस ध्यान में रखनी है। तो फ्रेंड्स कंडीशन नंबर 1 आप ये ध्यान रखिए कि आप मैन्युफैक्चरर है, ट्रेडर है या कौन सी कैटेगरी में है। बिकॉज कंपोजिशन स्कीम के लिए देयर आर सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस। सी अगर आप मैन्युफैक्चरर है, हाँ आप कंपोजिशन स्कीम फॉलो कर सकते हैं। अगर आप ट्रेडर है तो भी आप कंपोजिशन स्कीम फॉलो कर सकते हैं। बट अगर आप सर्विस प्रोवाइडर है तो कंपोजिशन स्कीम आपके लिए अलाउड नहीं है। सो इफ यू आर अ सर्विस प्रोवाइडर यू कैन नेवर फॉलो कंपोजिशन स्कीम। उसमें एक स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज को अलाउ किया है, दैट इज फूड एंड बेवरेजेस वाले। सो मेनली रेस्टोरेंट्स वालों को कंपोजिशन स्कीम अलाउ किया गया है। अदर देन दैट कोई भी और लोगों को कंपोजिशन स्कीम अलाउ नहीं किया है। तो सबसे पहले ये डिसाइड कर लीजिएगा कि आप कौन सी कैटेगरी में हैं, कि आप मैन्युफैक्चरर है, ट्रेडर है कि सर्विस प्रोवाइडर है। अच्छा, अगर कंपोजिशन स्कीम में आप मैन्युफैक्चरर है तो आपको 2% टैक्स भरना है, जिसमें 1% CGST रहेगा, 1% SGST रहेगा। मान लो कि अगर आप ट्रेडर है तो आपको 1% टैक्स भरना पड़ेगा। दैट वेयर इज 0.5% इज CGST एंड 0.5% इज SGST। बट अगर आप सर्विस प्रोवाइडर है तो प्राइमा फेसी तो आप कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल ही नहीं है। बट अगर आप फूड एंड बेवरेजेस का सर्विस दे रहे हैं तो आपको 5% टैक्स भरना पड़ेगा अंडर कंपोजिशन स्कीम। अब मान लीजिए कि आप कंपोजिशन स्कीम फॉलो करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट ने आपके लिए कुछ क्लियर रिस्ट्रिक्शंस रखे हुए हैं। नंबर 1, आप कभी भी इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई नहीं कर सकते। ये थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा फ्रेंड्स। यू कैन नॉट मेक इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई, इंटर स्टेट इनवर्ड सप्लाई इज अलाउड। अच्छा, आप अगर वैट की कंपोजिशन स्कीम यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो वैट में तो इंटर स्टेट इनवर्ड भी अलाउड नहीं था, इंटर स्टेट आउटवर्ड भी अलाउड नहीं था। बट GST में they have permitted interstate outward supply, but they have not permitted they have not permitted interstate outward supply, but they have permitted interstate inward supply. So अगर आप interstate outward supply कर रहे हो तो आप composition scheme में नहीं जा सकते। अच्छा, अगर interstate inward supply है तो ये आप GST में composition scheme में रह सकते हैं। However, there is one specific restriction which one has to keep in mind। क्या? तो कि अगर आप कंपोजिशन स्कीम 1 जुलाई ऑनवर्ड्स ऑप्ट करना चाहते हो तो आप 1 जुलाई ऑनवर्ड्स इंटरस्टेट इनवर्ड सप्लाई इनवर्ड ले सकते हैं। बट अगर आपके पास जो 30 जून का एग्जिस्टिंग स्टॉक पड़ा है उसमें कहीं पे भी इंटरस्टेट प्रोक्योरमेंट है तो आप कंपोजिशन स्कीम में नहीं जा सकते। वापस बता रहा हूं, ध्यान से समझ लीजिएगा। इन GST you cannot make, in composition scheme you cannot make interstate outward supply. However, interstate inward supply is allowed, but very clear condition, interstate inward supply in GST is allowed. So existing tax system में अगर आपने interstate inward supply किया हुआ था और वो स्टॉक अगर आपके पास 30 जून को पड़ा हुआ है, 1 जुलाई को पड़ा हुआ है तो डेफिनेटली आप कंपोजिशन स्कीम में नहीं जा सकते। दूसरा कंडीशन, आप कभी भी ई-कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अपने गुड्स नहीं बेच सकते। ई-कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अगर आप गुड्स बेचने वाले हैं तो आप कंपोजिशन स्कीम में नहीं जा सकते। साइमल्टेनियसली आप ऐसे गुड्स नहीं बेच सकते जो नॉन टैक्सेबल हो। दैट मीन्स अगर आप टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल दोनों प्रोडक्ट में डील कर रहे हो तो आप कंपोजिशन स्कीम में नहीं जा सकते। अच्छा, वेरी क्लियर कंडीशन कि अगर आपकी एक पैन कार्ड में अलग अलग बिजनेस वर्टिकल के कारण अलग अलग रजिस्ट्रेशन है आपके, तो उस सिचुएशन में अगर एक रजिस्ट्रेशन नंबर में आप कंपोजिशन स्कीम फॉलो करोगे तो ऑटोमेटिकली दूसरे में अप्लाई हो जाएगा। और अगर एक में भी एलिजिबल नहीं हो तो ऑटोमेटिकली सब में कंपोजिशन स्कीम में से आप बाहर निकल जाओगे। तो मान लीजिए कि मैं मैन्युफैक्चरिंग भी करता हूं और सर्विस भी प्रोवाइड करता हूं और मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए मैं कंपोजिशन स्कीम फॉलो करना चाहता हूं, बट सिंस सर्विस प्रोवाइड करने के लिए मैं कंपोजिशन स्कीम फॉलो नहीं कर सकता। भले एक ही एसएससी 2 बिजनेस वर्टिकल में जा रहा है, भले दोनों के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन करवा सकता है, बट सिंस यू आर नॉट एलिजिबल इन वन यू आर ऑटोमेटिकली नॉट एलिजिबल इन सेकेंड, तो आप कंपोजिशन स्कीम से बाहर निकल जाओगे। इन शॉर्ट, एक पैन कार्ड में अगर एक से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन है तो अगर एक में कंपोजिशन स्कीम फॉलो किया तो दूसरे में कंपलसरी बेसिस पे वो अप्लाई होगा, और अगर दूसरे में अप्लाई नहीं होगा तो पहले में भी अप्लाई नहीं होगा। तो ये कंपोजिशन स्कीम का बहुत क्लियर पॉइंट है। अगर फर्दर रिस्ट्रिक्शंस की बात करें तो कुछ स्पेसिफाइड गुड्स अगर आप बना रहे हो तो अगेन आप कंपोजिशन स्कीम में नहीं जा सकते। जैसे कि आइसक्रीम है, ऐसे कुछ गुड्स के लिए ना बोल दिया है। सो अगर उनमें से कोई भी गुड्स बना रहे हो तो अगेन आप कंपोजिशन स्कीम से बाहर निकल जाओगे। फर्दर जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंडीशन है वो ये है
कि आपके पास जो भी स्टॉक पड़ा हुआ है, अगर आप कंपोजिशन स्कीम 1 जुलाई से ऑप्ट कर रहे हो तो अच्छा, 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि कंपोजिशन स्कीम में आपने जो गुड्स परचेज किए थे, यानी मैं बात कर रहा हूँ एग्जिस्टिंग टैक्स सिस्टम की, या तो आप एग्जिस्टिंग टैक्स सिस्टम में भी कंपोजिशन स्कीम में थे या तो नहीं थे। जीएसटी में आप कंपोजिशन ऑप्ट कर रहे हो 1 जुलाई से, बट व्हाट अबाउट एग्जिस्टिंग टैक्स सिस्टम? अगर मान लो एग्जिस्टिंग टैक्स सिस्टम में भी आप कंपोजिशन स्कीम में थे, तो जितना भी स्टॉक आपने परचेज किया होगा ना उस पर क्रेडिट लिया है, ना जीएसटी में जो परचेज करोगे उस पर क्रेडिट लेने वाले हो, तो ये क्वेश्चन नहीं आएगा। बट मान लो कि आप एग्जिस्टिंग टैक्स सिस्टम में कंपोजिशन स्कीम में नहीं थे, बट जीएसटी में कंपोजिशन स्कीम में आना चाहते हो, दैट मीन्स एग्जिस्टिंग टैक्स सिस्टम में जो भी स्टॉक परचेज किया होगा शायद आपने उसका क्रेडिट लेके रखा होगा, और अगर आपने उसका क्रेडिट लेके रखा है तो जीएसटी में आप कंपोजिशन स्कीम में जाओगे तो आपको क्रेडिट नहीं मिलना चाहिए। माने आपके पास जितना स्टॉक पड़ा हुआ है ना 30 जून को, वो सारे स्टॉक के ऊपर आपको क्रेडिट रिवर्स करना पड़ेगा। माने जितना स्टॉक पड़ा है उसके ऊपर जितना क्रेडिट का अमाउंट हो उसके इक्वल अमाउंट की आपको आउटपुट टैक्स लायबिलिटी क्रिएट कर देनी पड़ेगी और उतना टैक्स भर देना पड़ेगा। माने मान लीजिए कि मेरे पास 1 लाख यूनिट स्टॉक में पड़े हैं जिसके ऊपर टोटल टैक्स का अमाउंट 10 लाख रुपए है, तो मुझे 10 लाख रुपए का आउटपुट टैक्स लायबिलिटी क्रिएट करके ये क्रेडिट जीरो कर देनी पड़ेगी और फिर ही मैं कंपोजिशन स्कीम में जा सकता हूं। सो जितना भी आपके पास स्टॉक पड़ा हुआ है उस स्टॉक पे जितना भी टैक्स पेड है वो पूरा का पूरा टैक्स का क्रेडिट आपको रिवर्स करना पड़ेगा, उतनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी क्रिएट करनी पड़ेगी, तभी गवर्नमेंट आपको कंपोजिशन स्कीम में अलाउ करेगा। और नए स्टॉक का तो कोई क्रेडिट आप ले ही नहीं सकते। और एक और चीज है जो सबसे ज्यादा रिलेवेंट है, वो ये है कि अगर आप अनरजिस्टर्ड पर्सन से सप्लाई ले रहे हैं, अच्छा 2 कंपोनेंट बता रहा हूं। एक, अगर आप जीएसटी में आने के बाद अनरजिस्टर्ड पर्सन से सप्लाई ले रहे हो, यानी कंपोजिशन स्कीम ऑफ कर लिया और 1 जुलाई के बाद आप अनरजिस्टर्ड पर्सन से सप्लाई ले रहे हैं, तो आपको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स भी भरना पड़ेगा और वो टैक्स भरने के बाद उसका क्रेडिट भी नहीं मिलेगा, सब्जेक्ट टू 5000 लिमिट, जो हम ऑलरेडी एक और वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। बट अभी क्वेश्चन ये है कि अगर मेरे पास 30 जून को कोई ऐसा स्टॉक पड़ा हुआ है जो अनरजिस्टर्ड पर्सन से सप्लाई में मैंने रिसीव किया हुआ है और वो स्टॉक के साथ अगर मैं कंपोजिशन स्कीम में जाना चाहता हूं तो मुझे उसके ऊपर भी आरसीएम में टैक्स भरना पड़ेगा। मैं वापस बता देता हूं, मान लीजिए कि 30 जून को मेरे पास टोटल 1 लाख यूनिट का स्टॉक पड़ा हुआ है, बट ये ऐसा स्टॉक है जो रजिस्टर्ड पर्सन से खरीदा था और उस पर जीएसटी पेड था जिसका क्रेडिट मैंने लेके रखा है। अब मान लीजिए कि मेरे पास और 10,000 यूनिट पड़े हुए हैं जो अनरजिस्टर्ड पर्सन से परचेस किए और जिस पे कभी भी जीएसटी चार्ज नहीं हुआ था और एग्जिस्टिंग टैक्स भी चार्ज नहीं हुआ था, क्योंकि जो सप्लायर है वो अनरजिस्टर्ड था और वो मैंने परचेस करके रखा था और वो स्टॉक मेरे पास 30 जून को पड़ा हुआ है, तो मुझे उसके रिगार्डिंग भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जीएसटी भरना पड़ेगा। यानी अनरजिस्टर्ड पर्सन से सप्लाई किया हुआ है वो स्टॉक मेरे पास 30 जून को पड़ा हुआ है, तो उसमें भी मैं आरसीएम पे करूंगा और जीएसटी आने के बाद अनरजिस्टर्ड पर्सन मुझे सप्लाई दे तो उसमें भी मैं आरसीएम पे करूंगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, खाली फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा कि जीएसटी में कंपोजिशन स्कीम की ओरिजिनल लिमिट 50 लाख थी, बट गवर्नमेंट हैज एक्सटेंडेड इट अप टू 75 लाख एंड अगर काउंसिल रिकमेंड करेगा तो गवर्नमेंट उससे और 1 करोड़ यानी 75 लाख से 1 करोड़ तक एक्सटेंड कर सकता है। ये पावर गवर्नमेंट के पास अवेलेबल है। और कीप दैट इन माइंड कि ये जो टर्नओवर का लिमिट है वो हमें प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का देखना है फॉर कंपोजिशन स्कीम, करंट फाइनेंशियल ईयर का देखने की जरूरत नहीं है। और एक और लास्ट पॉइंट ये रहेगा फ्रेंड्स कि जब भी हम कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करें तो हर एक जगह पे हमें अपना आइडेंटिटी क्रिएट करना है कि वी आर अ कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन, यानी हमारा प्रीमाइसिस है वहाँ पे जो होर्डिंग हो उसके ऊपर हमें आइडेंटिफाई करना है कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन, हर इनवॉइस में हमें लिखना है कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन। ये सारी चीज़ें हमें अलग से स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। So friends, this video talks about various points, various conditions which one has to follow under composition scheme. और previous video में मैं already समझा चुका हूँ कि किसको composition scheme follow करना चाहिए और किसको follow करने की ज़रूरत नहीं है। So friends, thank you very much and for further queries, please subscribe to our channel DHVL GST@dhvl.gandhi. Thank you very much. Thank you everyone.